हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन को डिस्कस करेंगे, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 70वीं बीपीएससी तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके 71वीं बीपीएससी और उसके साथ ही बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले सभी अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आसानी से रिवाइज कर सकेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नए वाले बीपीएससी घटना चक्र में जो बीपीएससी का पीवाईक्यू था, उसको चैप्टर वाइज बाइफरकेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले पाषाण काल के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में कृषि एवं पशुपालन का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य का मानव बसाव क्षेत्र था। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरस्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। और इसकी खोज अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। तो भीमबेटका की गुफा, जहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रकला के नमूने मिले हैं, वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ है नवपाषाण कालीन स्थल और दूसरे तरफ है नवपाषाण कालीन स्थलों के स्थान। उत्तनूर जो है वो तेलंगाना में स्थित है, चिरांद ये बिहार में है, गुफकराल ये कश्मीर में स्थित है, और पायमपल्ली ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 2 1। यहाँ पर भी मैच द कॉलम है। एक तरफ ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और दूसरे तरफ ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां हैं। तो अहाड़ जो है वो बनास नदी के तट पर स्थित था, कायथा काली सिंध नदी, स्वालदा ताप्ती नदी, और मालवा जो है वो नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट चैप्टर है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, और इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला तो थी, परंतु उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता वहां का नगर नियोजन माना जाता है, जिनमें पकी ईंट से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य प्रमुख हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। ऑप्शन सी, लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थलों में से एक है, जो कि वर्तमान के गुजरात में स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल। और ये एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इसकी खोज SR राव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, घोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का हल बनावाली और कालीबंगा इन दोनों स्थलों से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा वर्तमान के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, लोथल से गोदीबाड़ा या डॉक यार्ड का साक्ष्य मिला है और बनावली से टेराकोटा के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ एक इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 900 वर्ष। 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक काल। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। और 9वें मंडल में कुल 114 सूक्त जो है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का कोई भी निश्चित तिथि निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि तो बोगस कोई जो है वो एशिया माइनर में स्थित है, जहां से 14वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उनमें 4 वैदिक देवी देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परुष्णी यानी के आधुनिक रावी नदी, और इसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन एवं ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, उपनिषद। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भवन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं और उपनिषद की रचना 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में की गई थी। नेक्स्ट चैप्टर है बौद्ध धर्म। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि महावीर स्वामी को जंभिका ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों में अंकित है, आपको उनका सुमेल करना है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था और प्रथम संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था और अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था।
नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका आयोजन राजगृह में किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में, और वसुमित्र चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह या राजगीर में 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था और इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने, और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। देखिए भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को 3 भागों में बांटकर संकलित किया गया है जिसे त्रिपिटक कहा गया है। पहला है विनय पिटक जिसके अंतर्गत संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का संग्रह है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत मूर्ति पूजा नहीं होता है जबकि महायान संप्रदाय के अंतर्गत देवी देवताओं की पूजा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि वृक्ष छठी पीढ़ी का है और इसे सबसे पहले 2 बार सम्राट अशोक के द्वारा, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, एक बार पूर्ववर्मा और सबसे अंत में कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। जबकि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट के अनुसार बोधि वृक्ष को 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। नेक्स्ट है चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो संगयुन यानी कि ह्वेनसांग, और इसने 1518 में भारत की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका निर्माण 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा शुरू करवाया गया था और वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क। देखिए कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में बट गया था और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना घर छोड़ा था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और उसके बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहले आलार कलाम से दीक्षा ली और उसके बाद रुद्रक रामपुत्र से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में स्तूप जो है एक पवित्र संरचना है जो बुद्ध के अवशेषों या अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक वस्तुओं को रखने के लिए बनाई जाती है। बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान को चैत्य कहा जाता है और भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर बल देता है जबकि जैन धर्म जो है वो घोर तपस्या और आत्म पीड़ा पर जोर देता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा की अवधारणा से इनकार करता है जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था को खारिज करता है जबकि जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को कायम रखता है।
नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का, ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गांधार और मथुरा शैली में प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट चैप्टर है जैन धर्म और इसका पहला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जमाली। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और ये नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आजीवक। सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनवाए थे और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। नेक्स्ट है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म से। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान यानी के सटीक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी के सच्ची आस्था और सम्यक चरित्र यानी के सटीक क्रिया शामिल है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मदमन। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा और प्रथम जैन संगति का आयोजन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे जो कि कलिंग के चेदी वंशीय शासक थे। नेक्स्ट है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, तो महावीर स्वामी को आध्यात्मिक ज्ञान जंभिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है शैव तथा भागवत धर्म। पहला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त। गुप्त शासन काल में भागवत संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर था क्योंकि गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर भारत। नेक्स्ट चैप्टर है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। इसका पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु थे और इन्होंने एक सैन्य शिविर के रूप में इसकी स्थापना की थी और बाद में इनके पुत्र और बाद में अजातशत्रु का पुत्र उदयन के द्वारा इसे मगध की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो दिए गए विकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य होगा, परंतु सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी हर्यक वंश के शासक उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। तक्षशिला,
सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल जो है वो गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व का था। और उसी समय मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने की थी 544 ईसा पूर्व में। और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगृह। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ है महाजनपद और दूसरे तरफ है महाजनपद की राजधानियां। मल की राजधानी कुशिनारा थी और यहीं गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अंग की राजधानी चंपा और ये बिहार में स्थित है। गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या ग्रीवव्रज थी। उसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह। नेक्स्ट है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश के अनुसार बिंबिसार 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा था और हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक था और ये बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम या डायनेस्टी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्यक। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में उपलब्ध है। इसके अलावा 16 महाजनपदों की सूची जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है प्रधोत कहाँ का राजा था? तो चंड प्रधोत गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, जिसे अवंती के राजा चंड प्रधोत के इलाज के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था और मौर्य के बाद मगध पर शुंग वंश का शासन हुआ था। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघ वाहन था, जिस कारण कलिंग के चेदी वंश को महामेघ वाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। खारवेल जो है वो चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा लेक से। नेक्स्ट है अंग जनपद की राजधानी थी। अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खारवेल। नेक्स्ट चैप्टर है यूनानी आक्रमण और इसका पहला चैप्टर है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, जिसमें पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। नेक्स्ट है हुण राजा तोरमान किस औलिकर राजा के द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश धर्मन। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। इसका पहला क्वेश्चन है सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स और
जस्टिन ने की थी और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक ऐसा शासक था जिसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन डी। और इसका कार्यकाल 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से मिलती है। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में की गई थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ही सप्तांग का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार राज्य के सफल संचालन के लिए 7 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। नेक्स्ट है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। चंद्रगुप्त के अलावा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अशोक और स्कंदगुप्त का भी वर्णन है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अशोक के कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वां वृहत शिलालेख से मिलता है। मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है और हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अशोक के दूसरे शिलालेख से यह पता चलता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड, सत्यपुत, केरलपुत और ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर पूरे भारत में था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी प्रमाणित करता है। रुम्मनदेई अभिलेख लुम्बिनी में स्थित है और इससे यह पता चलता है कि अशोक ने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी और लुम्बिनी गांव को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था तथा भूमि राजस्व के रूप में केवल 1/8वां हिस्सा देने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक का धर्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी, जिसके अनुसार कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना और स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देव नाम पियदासी तथा राजा आदि के उपाधियों से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं वो ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं, मगर 2 अभिलेख जो कि शहबाजगढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मी।
नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्ठी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरोष्ठी। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था और इन्होंने सबसे पहले अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो दिए गए विकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। नेक्स्ट है अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने, और इसकी स्थापना अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और यहाँ हिंदू एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्योत्तर काल और पहला क्वेश्चन है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। देखिए देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र में राजा देवपाल ने स्वर्णद्वीप यानी कि जावा के बाल पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया, जिससे ये पता चलता है कि पाल साम्राज्य का जावा और सुमात्रा से संबंध था। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। नेक्स्ट है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन और इसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विम कटफिसस ने। विम कटफिसस एक कुषाण शासक था जिसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने शासन किया था और कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था, जिसने शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या की थी। नेक्स्ट है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग और इसका पहला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त जो है वो शासक बना था, लेकिन वो शकों के आक्रमण को रोकने में असक्षम रहा, जिस कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुवा देवी से विवाह कर लिया और सत्ता प्राप्त की और उसके साथ ही इसने शकों के विरुद्ध भी विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से मुग्ध होकर उसे प्राचीन भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त और यह संज्ञा इसे विसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था और इसने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी कुमारगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 ईस्वी में किया गया था। इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। 1193 ईस्वी में नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और उस समय तक पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला, उदंतपुरी इत्यादि जैसे महाविहार बना दिए गए थे, जिस कारण नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व घट गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और नेक्स्ट है हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हुएनसांग जो है वो हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है और यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा की थी। संगयुन यानी के हुएनसांग, और हुएनसांग ने भारत की यात्रा 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इत्सिंग ने 671 ईस्वी में समुद्र के रास्ते से भारत के लिए यात्रा शुरू की और 673 ईस्वी में वो भारत पहुंचा। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था और इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन ए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। नेक्स्ट है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। तो गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर उपज का 6ठा भाग था, ऑप्शन बी। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग या उड़क कहा गया है। नेक्स्ट है किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जुती हुई जंगली भूमि को गुप्त काल में अपृहत कहा जाता था। नेक्स्ट है गुप्त काल में सीसे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों के द्वारा। पूर्व गुप्त काल में सीसों के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी जिसका संस्थापक सिमुक था तथा इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था और इसमें समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक और आंध्र भृत्य कहा गया है, मतलब के आंध्रों का नौकर, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के शासक पहले सातवाहनों के सामंत थे और इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। नेक्स्ट है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्यभूति ने। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी। नेक्स्ट है कवि बाण निवासी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कवि बाण बिहार राज्य के शाहाबाद या आरा जिले के प्रतिकूट गांव के निवासी थे और ये हर्षवर्धन के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुएनसांग।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो हर्ष के समय असम पर शासन करने वाला शासक भास्कर वर्मन था, ऑप्शन बी, और ये असम का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो मथुरा, ऑप्शन बी। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा की थी और उसके अनुसार मथुरा सूती वस्त्रों के लिए और वाराणसी जो है वो रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ पर ईसवी होगा। ईसवी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हर्ष हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत में पुष्यभूति वंश का शासन था और उसका शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक का था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट है, गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक, ऑप्शन ए। और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक ऋषि कनाद थे। मीमांसा दर्शन के संस्थापक ऋषि जैमिनी थे और न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे। नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला और इसका पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंदेल। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, खास के कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुषाणों के समय। नेक्स्ट है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद या फिर प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर और इलाहाबाद का गढ़वा मंदिर ये दोनों गुप्तकालीन मंदिर हैं। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता में, ऑप्शन डी। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता के गुफा नंबर 1 में स्थित है और इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो विधवा दहन यानी के सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त का एरन स्तंभ में मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सती प्रथा का उदाहरण भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख से मिलता है जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है और ये अभिलेख 510 ईस्वी का है। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो चंदेल थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत जावा कला। और बराबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है जिसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। नेक्स्ट चैप्टर है दक्षिण भारत और इसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से जुड़े क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये पहले पल्लवों का सामंत था और इसकी राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था जिसका पता उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर चोल हो जाएगा और इसका संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने किस राज्य में बनाया है? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के द्वारा तमिलनाडु में किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकम्बरेश्वरार मंदिर, ऑप्शन डी, जो कि कांचीपुरम में स्थित है और इसका निर्माण
पल्लवों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो चेरों की राजधानी कुरवूर या करूर थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी और मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं का वर्णन है, इसमें कदम्ब का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी। और उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के बने होते हैं और इसके आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेर। रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और निकोलो दी कॉन्टी देवराय प्रथम के काल में आया था। नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे, न्याय के गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। नेक्स्ट है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार के जन्म की कहानी है, जिसका अन्य नाम कार्तिकेय और स्कंद भी है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है लेखक। वृहत संहिता के लेखक ब्रह्महीर हैं, मुशिका माशा के लेखक अतुला हैं, राजतरंगिणी के लेखक कलहन हैं और विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हन हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वृहत संहिता के लेखक ब्रह्महीर, मुशिका माशा के लेखक अतुल, राजतरंगिणी के लेखक कलहन और विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हन हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर भी लेखक है और पुस्तकें हैं। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, पाणिनि के पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, कामंदक की पुस्तक का नाम है नीतिसार और कालिदास की पुस्तक का नाम है कुमार संभवम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, पाणिनि, अष्टाध्यायी, कामंदक, नीतिसार और कालिदास कुमार संभवम। नेक्स्ट है, कलहन के पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है। इंडिका मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। नेक्स्ट है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर बिहार में स्थित है और इसका निर्माण पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौटिल्य। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम कादम्बरी और हर्षचरित्र था और विशाख दत्त की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। नेक्स्ट है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो कृष्ण देव के पुस्तक का जो नाम है अमुक्त मर्यादा है। महेंद्र वर्मन के पुस्तक का नाम
मतविलास प्रहसन है, भोजदेव के पुस्तक का नाम सम्रांगण सूत्रधार है और सोमेश्वर के पुस्तक का नाम मानसोल्लास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महेंद्र वर्मन के पुस्तक का नाम मतविलास प्रहसन है। नेक्स्ट है पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी किसने लिखी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिस कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुश्रुत। शूद्रक और सौमिला ये दोनों गुप्त काल के नाटककार थे, जबकि शौनिक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। नेक्स्ट है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुश्रुत। नेक्स्ट है कवि बान निवासी थे। तो कवि बान जो है वो पाटलिपुत्र के निवासी थे और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक जैसी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई। सेम क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी, चंद बरदाई। नेक्स्ट है स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। नेक्स्ट है कृता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारवी। कृता अर्जुनीय पुस्तक के रचनाकार भारवी हैं। नेक्स्ट है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हों में प्राचीन भारत के व्यापार के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और मिलिंद पन्हों की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित के लेखक बान भट्ट हैं। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चरक का संबंध चिकित्सा से था, ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से था, वराहमिहिर का संबंध ज्योतिष से था और विशाख दत्त का संबंध नाटक से था, नाटककार थे ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष और विशाख दत्त नाटककार। नेक्स्ट है राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीतिसार की रचना कामंदक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। अमर सिंह के अमरकोश के अनुसार भूमि को 12 प्रकारों में बांटा गया था, जिसमें उर्वर उपजाऊ भूमि को कहा जाता था, मरुस्थलीय भूमि को या रेगिस्तानी भूमि को कहा जाता था, ऊसर बंजर भूमि को कहा जाता था, अपरहत परती भूमि को कहा जाता था, शाद बाल घास वाली भूमि को कहा जाता था, पंकिल कीचड़ वाली भूमि को कहा जाता था, जल प्रायानुपम नमी युक्त भूमि को कहा जाता था, कच्छ दलदली भूमि को कहा जाता था, शर्करा कंकड़ युक्त भूमि को कहा जाता था, शर्करावर्ती बलुआही भूमि को कहा जाता था, नदी मात्रिक नदी द्वारा सिंचित और देव मात्रिक वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को कहा जाता था। तो यहाँ पर ये चारों सही सुमेलित हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वो वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, वकाटक वंश का संस्थापक जो है वो विद्य शक्ति प्रथम था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम था, जो कि वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट है उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, तो ये भी सही है, और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट चैप्टर है पूर्व मध्यकाल और इसका पहला क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और नान्यदेव ने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ को बनाई थी और अंतिम शासक हरिदेव था। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि सिंह। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था और इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा
गोपाल प्रथम ने की थी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और यहाँ पर पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। नेक्स्ट है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के शासनकाल में हुआ था और इसके संस्थापक नान्य देव थे। नेक्स्ट है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो उदंतपुर जो है वो बिहार में अवस्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, क्योंकि जैनुल आबिदीन धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।